Hello everyone, I'm Dr. Gunjan and welcome back to my channel Planet Homeopathy. In our Organon series of Stuart Claus philosophy, today we are going to start the second chapter of Stuart Claus, that is the general interpretation of homeopathy. So let's start the topic. इस चैप्टर के फर्स्ट सेक्शन में बताया है साइंटिफिक फाउंडेशंस ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम है जो नेचर के यूनिवर्सल लॉज पे बेस्ड है। इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, लॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एंड द फोर्स एंड मैटर, जिसमें से हम कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप एंड एक्शन और रिएक्शन को वाइटल फोर्स से समझ सकते हैं एंड ड्रग प्रूविंग से समझ सकते हैं। एंड लास्ट जो फोर्स और मैटर वाला सेक्शन है उसे हम पोटेंटाइजेशन से समझ सकते हैं, जहां पर फ्रिक्शन का यूज हो रहा है जो कि फोर्स है और जिसकी वजह से मैटर जो है यानी कि स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो रही है हमारी मेडिसिन, तो वो मैटर में आ जाएगा और वहीं पर हमारी एनर्जी अराउज हो रही है। होम्योपैथी का बेसिक प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर और वी कैन से लाइक क्योर लाइक, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो हेल्दी पर्सन में डिजीज जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है, वही सब्सटेंस डाइल्यूटेड फॉर्म में डिजीज को क्योर भी कर सकता है। होम्योपैथी न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो करती है, विच इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम इसे समझते हैं कि जब हम किसी भी पेशेंट को होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जब पेशेंट वो मेडिसिन लेता है तो वो मेडिसिन उसके बॉडी में जाके एक सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है जो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं डिजीज के सिम्टम के साथ। तो हमारी मेडिसिन ने भी क्या किया, सिम्टम्स को प्रोड्यूस किया और पर हमने मिनिमम डोज में दिया है, तो हमारे उस मिनिमम डोज के कारण वाइटल फोर्स एक्साइट होता है, जो कि हमारा हीलिंग सिस्टम है वो एक्साइट हुआ और उसके एक्साइटेशन के कारण वाइटल फोर्स ने रिवर्ट बैक किया, पर वो इक्वल रिएक्शन दिया जिसके कारण क्योर पॉसिबल हो पाता है। अगर ये रिएक्शन इक्वल नहीं होगा, जरा भी ऊपर नीचे होगा, तो वहां पर क्योर पॉसिबल नहीं होगा, या तो एग्रावेशन होगा या फिर सिम्टम्स परसिस्ट करेंगे, वो प्रॉपरली ठीक नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड हम एलोपैथी में इसे फीवर के एग्जाम्पल से समझते हैं कि एलोपैथी न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि जैसे किसी पेशेंट को फीवर है, हमने उसे पैरासिटामोल प्रेस्क्राइब करी, पैरासिटामोल से उसका फीवर सबसाइड हो गया, मतलब सप्रेस हो गया, वो दब गया, वो ठीक नहीं हुआ है, पर जैसे ही उस मेडिसिन का इफेक्ट खत्म होगा फीवर वापस से आएगा और जब वो आएगा तो पहले की इंटेंसिटी से ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर इक्वल रिएक्शंस नहीं है और यहाँ पर क्योर पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सप्रेशन हुआ है और बार बार हम मेडिसिन देंगे तो वो बीमारी सप्रेस होती है, कभी भी क्योर नहीं होती है। तो एलोपैथी में न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो नहीं होता है, बट ऑन दी अदर हैंड होम्योपैथी में ये लॉ फॉलो होता है क्योंकि यहाँ पर इक्वल रिएक्शंस हो रही हैं, जो हमने मेडिसिन से प्रोड्यूस करवाया है पेशेंट की बॉडी में, वहीं से वही रिस्पॉन्स मिल रहा है, सिमिलर रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है पेशेंट के साइड से भी, तो वो हो जाता है इक्वल रिएक्शन और इक्वल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि होम्योपैथी में इंडक्टिव मेथड का यूज हुआ है। इंडक्टिव मतलब पर्टिकुलर से जनरल्स को जाना। जैसे कोई पेशेंट है जो हमारे पास केवल हेड के सिम्टम लेकर आ रहा है या हेडेक लेकर आ रहा है, उसने सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट का सिम्टम दिया है। पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट, पूरी बॉडी में से एक पर्टिकुलर सेक्शन हमने निकाल लिया, वो हो जाता है पर्टिकुलर, और जनरल मतलब पूरी बॉडी एज अ होल। क्योंकि होम्योपैथी का कंसेप्ट है होलिस्टिक अप्रोच, मतलब हमें उस पेशेंट को एज अ होल ठीक करना, उसकी पूरी बॉडी को ठीक करना, उसके पर्टिकुलर पार्ट को ठीक नहीं करना है। तो यहाँ पर इसलिए इंडक्टिव मेथड का यूज है कि भले ही वो हमें हेडेक के सिम्टम्स दे रहा है कि मुझे इस तरह का हेडेक हो रहा है बस, उसके अलावा उसकी कोई सिम्टम्स नहीं है, बट हम उसके सारे डिजायर, एवर्जन, उसकी थर्स्ट, उसकी भूख प्यास, ये सारी चीजें पूछ के और उसकी बॉडी में कोई दूसरे भी डिस्कम्फर्ट्स हैं उन्हें भी हम ले करके जब उस पेशेंट को मेडिसिन देंगे तो वो क्योर होगा। इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया है इंडक्टिव, मतलब सिर्फ हमने उसका हेडेक नहीं ठीक किया, उसके बाकी सिम्टम्स भी ठीक किए। और इस चीज के लिए हमें बहुत ज्यादा केयरफुली ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए तब जाकर के हमें इस मेथड का पता चला और इसका हमें नॉलेज मिला। नेक्स्ट हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ नेचर इन होम्योपैथी। इस सेक्शन में ये बताया है कि नेचर के हर इवेंट का एक रीजन होता है, कोई भी इवेंट रैंडमली नहीं होता है, उनके पीछे कोई ना कोई यूनिवर्सल लॉ बेस्ड होता है। कोई भी इवेंट रैंडमली नहीं होता है बल्कि यूनिवर्सल लॉ के बेसिस पे होते हैं। हर एक इवेंट स्पेसिफिक कॉज के कारण होता है। लॉ ऑफ नेचर हमें यही बताता है कि जो इवेंट्स हैं वो कैसे और क्यों होते हैं। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग सिर्फ
सिम्टम्स को ऑब्जर्व करने में नहीं है, बल्कि उसके पीछे के नेचुरल लॉ को समझने में है। अब हम नेचुरल लॉ होता क्या है, इसके पीछे क्या रीजन है जो हमें समझना है कि सिम्टम्स के अलावा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, ट्यूबरकुलाई बेसिलाई के कारण होती है। तो ये सिर्फ एक बेसिलाई के कारण नहीं हुई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर हम एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच में बेसिलाई को एक्सपोज करते तो जरूरी नहीं है कि सभी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, क्योंकि उसके पीछे कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, वही यहाँ पर नेचुरल लॉ को इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। किसी का अगर ट्यूबरकुलर मियाज्म उसके बैकग्राउंड में चला आ रहा है, उसकी बॉडी में वो प्रेजेंट है, तो उस पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्यून स्टेटस। यहीं पर बात आती है ससेप्टिबिलिटी की, कि जिसकी बॉडी ज्यादा रिएक्ट करेगी एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस के लिए, उन्हीं में हमें ट्यूबरकुलर सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे और उसकी बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज्यादा हैं। अदर कंडीशंस में हम देखते हैं जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस। फॉर एन एग्जांपल, कोई पर्सन डैम्प एरियाज में रह रहा है, स्लम एरियाज में रह रहा है, जहां पर उसे ऑलरेडी रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स बनी हुई हैं, तो उसकी बॉडी ज्यादा ससेप्टेबल है ट्यूबरकुलोसिस को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि उसे ऑलरेडी रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी वीक है, तो वहां पर बेसिलाई जल्दी ग्रो कर सकता है, इजीली ग्रो कर सकता है। तो हमेशा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ कॉज पर ध्यान नहीं देना है, हमें कंडीशंस को भी ध्यान में लेना है। तो एक ट्रू होम्योपैथ वही होता है जो कॉज के साथ साथ कंडीशंस को भी समझे। यही इस पूरे सेक्शन में बताया है कि लॉ ऑफ नेचर को समझना है, सिर्फ कॉज पे नहीं, उसके पीछे की कंडीशंस को भी समझना है कि ये हो क्यों रहा है। अभी तक हमने यही देखा कि किसी भी इवेंट को होने के लिए उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉ होता है। मतलब इवेंट यहाँ पर एक जैसे डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस, तो उसके पीछे कोई रीजन होगा, जरूरी नहीं है सिर्फ बैक्टीरिया आया और डिजीज हो गई, उसके पीछे कुछ कंडीशंस भी हो सकती हैं। इस पूरे सेक्शन का मतलब यही है। आगे हम बढ़ते हैं जिसमें बताया है रिलेशनशिप बिटवीन द साइंस एंड आर्ट इन होम्योपैथी। साइंस एंड आर्ट दोनों ही इंटरकनेक्टेड होते हैं। हर आर्ट के पीछे एक साइंटिफिक एक्सप्रेशन होता है और हर साइंस के पीछे एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होता है। होम्योपैथिक फिजिशियन को बोथ आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि होम्योपैथी इटसेल्फ एक साइंस एंड आर्ट है। हम ये पढ़ते ही हैं जब हम होम्योपैथी की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इट इज अ आर्ट एंड साइंस। इसीलिए एक होम्योपैथिक फिजिशियन को साइंटिफिक होना और आर्टिस्टिक होना बहुत जरूरी है। साइंटिफिक जिसमें वो सारे प्रिंसिपल्स को, सारे लॉज को, सारे रूल्स को वो अच्छे से समझ सके, सारे मेथड्स को वो अच्छे से समझ सके और उन्हें केयरफुली, स्किलफुली अपने ट्रीटमेंट में अप्लाई करे, तो वहां पर वो एक आर्टिस्टिक बन जाता है। एक बेस्ट होम्योपैथ दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, बोथ आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक। होम्योपैथी का एक डीप कनेक्शन है साइंस के साथ। अब हम वो समझते हैं कैसे। होम्योपैथी में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है एंड साइकोलॉजी भी है। हम उसी को देखते हैं कि होम्योपैथी साइंस के साथ इतना ज्यादा डीप कनेक्शन कैसे है। सबसे पहले हम समझते हैं फिजिक्स होम्योपैथी से कैसे कनेक्टेड है। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं फिजिक्स के एनर्जी एंड मोशन का कंसेप्ट हमारी होम्योपैथी में यूज होता है। मोशन को हम समझते हैं पोटेंटाइजेशन से, जहां पर ट्राइचुरेशन में हम फ्रिक्शन का यूज करते हैं ड्रग के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, और सक्शन में हम यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रोक्स देते हैं जिसके कारण एनर्जी अराउज होती है। एक और हम देखते हैं मदर टिंचर के प्रिपरेशन, जहां पर कैपिलरी एक्शन बहुत ज्यादा मार्क्ड है, उसी के बेसिस पे मदर टिंचर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर सरफेस टेंशन की भी बात होती है, सरफेस एरिया की भी बात होती है, जो कि सब फिजिक्स के कंसेप्ट्स हैं। और इन्हीं सब के अंदर हम जो मेडिसिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसमें हम एक क्रूड फॉर्म को, जो कि लेटेंट स्टेज में जिसमें कोई पावर नहीं थी, हमने उसको पोटेंटाइज करके उसकी पावर्स को अराउज कर दिया, तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। तो फिजिक्स का एनर्जी का कंसेप्ट भी होम्योपैथी में यूज होता है और मोशन का कंसेप्ट भी होम्योपैथी में यूज होता है। तो होम्योपैथी को समझने के लिए हमें फिजिक्स का मोशन और एनर्जी समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की हेल्प से हम यहाँ पर ड्रग के इंटरेक्शंस को समझ सकते हैं, ड्रग के रिलेशंस को समझ सकते हैं, जैसे किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन का एंटीडोट कौन होगा, क्योंकि उन दो सब्सटेंसेस के बीच का इंटरेक्शन क्या हो रहा है, उसी को समझ के हम उसके एंटीडोट्स, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, उसकी अपोजिट्स मेडिसिन, उसकी इनिमिकल मेडिसिन को हम समझ सकते हैं, जो कि केमिस्ट्री से हमें ये नॉलेज मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोलॉजी, जहां पर हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को समझने में हेल्प मिलती है।
नेक्स्ट हम देखते हैं साइकोलॉजी, जहां पर हम इमोशनल एंड मेंटल कंडीशंस को स्टडी कर सकते हैं, जो कि होम्योपैथी की एक तरह से रूट है। किसी भी पेशेंट का मेंटल एंड इमोशनल सिस्टम किसी और सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूज नहीं किया जाता है। ये होम्योपैथी ही है जहां पर मेंटल सिम्टम्स को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, इमोशनल सिम्टम्स को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, और जिसके सेपरेशन से तक डिजीज का कॉज हम पता लगा सकते हैं। तो इसीलिए होम्योपैथी में हमें साइंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिसमें हम सारी चीजें देखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी। इन सब का नॉलेज एक होम्योपैथ की डायग्नोसिस और उसकी ट्रीटमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसकी मेडिसिन सिलेक्शन पावर। नेक्स्ट हम देखते हैं होम्योपैथी एज अ कंप्लीट साइंस ऑफ थेरापेटिक्स। इस सेक्शन में बताया है कि होम्योपैथी एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम मेडिसिन के इफेक्ट को ह्यूमन बॉडी पे देखते हैं और कि मेडिसिन कैसे एक डिजीज्ड कंडीशन को ट्रीट करती है। ये सिर्फ एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन नहीं बल्कि थेरापेटिकल मेडिकेशन का अलग सिस्टम है जो कि यूनिवर्सल लॉज पे बेस्ड है। इसके कुछ 4 जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट इज सिमिलैरिटी, मतलब रेमेडी ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करें जो डिजीज के सिम्टम्स जैसे हो, तभी लाइक क्योर लाइक का कंसेप्ट एप्लीकेबल हो पाएगा और क्योर अचीव हो पाएगा। सेकेंड आता है कॉन्ट्रेरिटी, मतलब बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग और डिजीज्ड कंडीशन में बॉडी की फंक्शनिंग को समझना, क्योंकि जब तक हम दोनों चीजों को समझ नहीं पाएंगे तो हम उसके आगे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब जितनी ज्यादा डिजीज सीवियर होगी उतनी ही ज्यादा हमारी मेडिसिन की इंटेंसिटी होना चाहिए, उतनी ही ज्यादा हमारी मेडिसिन की पावर होना चाहिए। मतलब जैसे एक्यूट डिजीजेस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा सडन, वायलेंट और होती है, उनकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उस कंडीशन में हमारी मेडिसिन की पावर भी हाई होना चाहिए उस कंडीशन को क्योर करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड अगर हम क्रॉनिक डिजीज को देखें तो वो स्लो डेवलप होती है, एकदम उनके जो सीवियरिटी वो बहुत ज्यादा लो होती है, तो हमारी मेडिसिन की पावर भी उस टाइम पे लो ही रहेगी, हम उसे लो पोटेंसी से ठीक करेंगे। एंड लास्ट प्रिंसिपल है इन्फिनाइटेसिमिलिटी और द मिनिमम डोज, मतलब हमें इतना छोटा डोज देना है, इतना माइन्यूट डोज देना है कि हमारा वाइटल फोर्स एक्साइट हो। बस सिर्फ हमें वाइटल फोर्स को एक्साइट करना है, सिर्फ हमें उसे ट्रिगर करना है ताकि हमारा हीलिंग सिस्टम खुद एक्टिवेट हो और हमारी बॉडी को क्योर कर सके। तो ये इसके कुछ 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिस पर होम्योपैथी बेस्ड है। ये प्रिंसिपल्स लॉ ऑफ म्यूचुअल एक्शन पे बेस्ड हैं, जो बताते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिकल वर्ल्ड के बीच इंटरेक्शन कैसे होता है। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम इंडिविजुअलिटी, इनफाइनाइटेसिमल डोज, डाइट, हाइजीन, हीलिंग आर्ट, एक एक्सपेरिमेंटल साइंस, होम्योपैथी की फिलॉसफी, ये सारी चीजें हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड बाय बाय।